हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ये आपका सोशियोलॉजी बुक ग्रेड 11 से है। ज्यादातर कहा जाता है कि हमारे जो समाज का एक ऐसा पहलू जो कभी नहीं बदलता वो है बदलाव। हर कोई जो मॉडर्न सोसाइटी में रहता है उसे जरूरी नहीं है कि ये बात याद कराई जाए कि जो लगातार बदलाव हो रहा है ये हमारे समाज का एक सबसे ज्यादा परमानेंट फीचर है। क्योंकि आप देखते होंगे समाज में कभी भी चीजें जो है एक जैसी नहीं रहती, समय के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ तक कि ये जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का, यानी जो फील्ड है सोशियोलॉजी की, ये अपने आप में इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये इसी के लिए एक कोशिश है, एक समझाने की कोशिश है। इन जो बदलाव हो रहे हैं तेजी से, इनको समझाने की कोशिश है कि कैसे जो वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज थी, जो उन लोगों को अनुभव हुआ 17 से लेकर 19 सेंचुरी के दौरान, उस चीज़ों का एक सेंस समझ में आए, उसके लिए ये सोशियोलॉजी की जो फील्ड है इसको बनाया गया है। अब कहने को ये जो सोशल चेंज है ये बहुत ही कॉमन लगता है और लगता है कि हाँ ठीक है, हाँ इसके काफ़ी फैक्ट्स हमारी मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव उसमें बात करें तो ये काफ़ी नया है और इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अब जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अर्थ पर कब आए? लगभग 5 लाख साल पहले। लेकिन सभ्यता कब आई? सिर्फ और सिर्फ 6000 साल पहले। अब अगर बात करी जाए ये जो 6000 साल हैं, इसमें भी पिछले 400 सालों में ऐसा हुआ कि लगातार जो है तेजी से बदलाव होने शुरू हुए। फिर ये जो 400 साल थे, इनमें भी जो एक स्पीड पकड़ी वो कब हुई? सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 100 सालों में। अब ये जो आखिरी के 100 साल थे इसमें चेंजेस हो रहे थे, लेकिन पिछले जो 100 साल थे उसमें अगर देखा जाए तो उसके पहले के जो 50 साल थे उसमें जो है उतना चेंज नहीं आया जितना आखिरी के 50 सालों में आया। और ये जो आखिरी के 50 साल थे उनमें भी शुरू के जो 30 ईयर्स थे उनमें उतना चेंज नहीं आया जितना कि लास्ट 20 ईयर्स में आया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें हम लोग जो हैं 5 लाख साल पहले आ गए, ठीक है, हमारी एग्जिस्टेंस हो गई, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब इसके बाद हम जो सिविलाइज हुए वो कब हुए? 6000 ईयर्स से। फिर इन 6000 ईयर्स में भी जो 400 ईयर्स थे, लास्ट 400 ईयर्स, उसमें हमने स्पीड पकड़ी चेंजेस के लिए। अब ये जो 400 साल थे इसके भी जो आखिरी 100 साल थे उसमें जो है स्पीड जो है या जो चेंजेस हैं वो इंक्रीज होने लग गए। फिर इन जो 100 साल थे इसमें भी जो फर्स्ट 50 थे और जो लास्ट 50 थे उसमें फर्स्ट 50 में उतना तेजी से नहीं बढ़ा जितना लास्ट 50 में तेजी से बढ़ा। अब ये जो लास्ट 50 था इसमें भी जो पहले के फर्स्ट 30 थे और लास्ट 20 थे उसमें फर्स्ट 30 में उतना चेंज नहीं आया जितना स्पीडली चेंज किसमें आया? लास्ट 20। अब यहाँ पर आपको दी गई है क्लॉक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। क्लॉक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री का मतलब क्या है कि उन्होंने बताया अभी आपको जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो अर्थ पर आए वो 5 लाख ईयर्स पहले आ गए। एग्रीकल्चर जो हमारा मेन आधार माना जाता है कहीं भी किसी जगह बसने का, वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 ईयर्स ही ओल्ड है। सिविलाइजेशन हम कहते हैं कब से आया है? 6000 ईयर्स से। तो अगर हम पूरा स्पैन जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का है उसको एक कंपेयर करें मिडनाइट से मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे से लेके इधर 12 बजे तक, मिडनाइट से मिडनाइट अगर हमने कंपेयर किया है, इधर भी कर लें और मिडनाइट, तो अगर हम 5 लाख साल पहले आ गए थे उस हिसाब से एग्रीकल्चर जो है वो आप मान सकते हो 1156 PM पे आया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आके 1156 पर क्या आया? एग्रीकल्चर। सिविलाइजेशन आया आपका 1157 पर। और जो मॉडर्न सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है 1159.30 सेकेंड्स पे। मतलब इतने में आपकी मॉडर्न सोसाइटी हुई। तो उनका कहने का है ये जो आखिरी के 30 सेकेंड्स थे, लास्ट 30 सेकेंड्स, इसमें जितना बदलाव हुआ है
उतना यहाँ से लेके 11:59.30 तक जो है कोई भी बदलाव उतना तेजी से नहीं हुआ जितना तेजी से आखिरी के 30 सेकंड्स में हुआ है। ये एक तरह से तुलना करी गई है कि तो हम 5 लाख साल पहले गए थे, पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ आखिरी के 30 सेकंड्स में हुआ है। यहाँ पर दी हुई है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या है कि आप अपने एल्डर से बात करिए और लिस्ट बनाइए ऐसी चीजों की आपकी जिंदगी की जो है जो तब एग्जिस्ट नहीं करती जब आपके पेरेंट्स आपकी उम्र के थे, या तब नहीं एग्जिस्ट करती जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी उम्र के थे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, कलर टीवी, या जो मिल्क प्लास्टिक बैग्स में आता है, जिप फास्टनर्स मिलते हैं क्लोथ्स के ऊपर, या प्लास्टिक बकेट्स होती हैं। क्या ये एग्जिस्ट करती थी आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के चाइल्डहुड में? आपको एक लिस्ट और भी बनानी है उन चीजों की जो एग्जिस्ट करती थी जब आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे, पर आज नहीं एग्जिस्ट करती आपके जमाने में। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है सोशल चेंज। सोशल चेंज मतलब क्या हुआ? सामाजिक बदलाव। ये एक ऐसा जनरल टर्म है और जिसका इस्तेमाल जो है या तो ज्यादातर किया जाता है या करते हैं कोई भी तरीके का बदलाव जो है उसको रेफर करने के लिए, क्योंकि कोई भी और ऐसी टर्म नहीं है जो इस चीज को क्वालिफाई कर सके कि इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंज। हम इसको किसी और टर्म से नहीं बात कर सकते सिवाय चेंज के। सोशियोलॉजिस्ट जो है उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है कि ये जो इतना वाइडर मीनिंग है इसको सीमित कर सके ताकि इस टर्म को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सके और यूजफुल बना सके सोशल थ्योरी के लिए। ज्यादातर जो सबसे बेसिक लेवल है उसमें सोशल चेंज का मतलब हुआ वो चेंजेस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि वो चेंजेस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन एक समय के साथ साथ उसके एक स्ट्रक्चर को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करते हैं। तो सोशल चेंज में खाली कोई भी या सारे चेंजेस नहीं आते, बल्कि बड़े चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस जो चीजों को उनके बिल्कुल बेसिक उससे बदल देते हैं। जो एक बड़ापन है चेंज का वो कैसे आंका जाता है? इससे नहीं कि कितना चेंज वो लेके आया, बल्कि उसका क्या स्केल रहा। मतलब कि उसने जो है एक बहुत बड़े जो सेक्शन है सोसाइटी का उस पर क्या उसका असर पड़ा। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चेंजेस जो है वो इंटेंसिव भी होते हैं और एक्सटेंसिव भी। मतलब कि उनका जो है बहुत बड़ा असर देखना को मिलता है, जो कि एक बहुत हमारा लार्ज सेक्टर है सोसाइटी का, तभी हम उसको क्वालिफाई करते हैं सोशल चेंज के तौर पे। अब इस तरीके के स्पेसिफिकेशन के बाद सोशल चेंज जो है तब भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि इसको और क्वालिफाई किया जाए, और ज्यादातर इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करी जाती है इसके सोर्सेज और कॉजेज से, उसके नेचर से, किस तरह का असर पड़ रहा है सोसाइटी पे, या उसकी जो चेंज की स्पीड है वो कितनी है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? ये नाम दिया गया है एक इस तरीके के बदलाव को जो कि होता है पर धीमे धीमे, और ये काफी लंबा समय लेता है। ये टर्म जो है इसको फेमस किया था नेचुरल साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने प्रपोज करी थ्योरी कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, या कैसे जो है चेंज स्लोली सदियों ले लेता है या इवन मिलेनियम ले लेता है अपने आप को अडेप्ट करने के लिए नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में। डार्विन की जो थ्योरी थी वो जोर देती है कि आइडिया क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। खाली वही लाइफ फॉर्म्स जो है वो सरवाइव कर पाती हैं जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेती हैं। जो अपने आप को उसमें अडेप्ट नहीं कर पाती या बहुत स्लो होती हैं वो डाई आउट हो जाती है लॉन्ग रन में। डार्विन ने सजेस्ट किया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो है इवॉल्व हुए हैं सी बोर्न लाइफ फॉर्म से, यानी वेराइटीज ऑफ फिश से, और तब वहां से लेके लैंड बेस्ड मैमल्स तक कई अलग अलग स्टेजेस क्रॉस करी हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो है अलग अलग वेराइटीज मंकी की और चिंपांजी की, जब तक कि फाइनली होमो सैपियंस या ह्यूमन फॉर्म जो है वो इवॉल्व नहीं हो गई। तो हमने ह्यूमंस ने भी बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस किया है। कहने को जो डार्विन की थ्योरी है वो रेफर करती है नेचुरल प्रोसेस को,
ये बहुत जल्द अडेप्ट करी गई थी सोशल वर्ल्ड के द्वारा और इसको नाम दिया गया सोशल डार्विनिज्म, एक ऐसी थ्योरी जो जोर देती है इम्पोर्टेंस पे अडेप्टिव चेंज की। अब इवोल्यूशनरी जो चेंज होता है इसके कंपैरेटिव वो चेंज जो ऑकर होता है, या हम उसके कंट्रास्ट में कहें कि वो चेंज जो ऑकर होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा क्विकली या अचानक से, उसको कहते हैं हम रेवोल्यूशनरी चेंज। इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जो पावर स्ट्रक्चर है हमारे समाज के बदलाव का वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि जो पहले की रूलिंग क्लास होती है उसे हटा दिया जाता है ग्रुप्स के, उनके जो चैलेंजर्स होते हैं उनके द्वारा। अब जैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 और 93 तक हुआ, और सोवियत या रशियन रिवॉल्यूशन 1970 का। ये जो टर्म है इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा शार्प, सडन और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो दूसरे तरीके के होते हैं उनके लिए भी, जैसे कि फ्रेजेस हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, ऐसे ही और भी। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। यहाँ पर आपको डिस्कशंस दिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, जो कि आपने अपनी पहले भी टेक्स्ट बुक्स में उनके बारे में पढ़ा है। कौन से ऐसे बहुत बड़े बदलाव थे जो हर एक के कारण हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? क्या ये चेंजेस क्वालिफाई करते हैं कि हम इनको सोशल चेंज कहेंगे? क्या ये चेंजेस जो है बहुत तेजी से हुए थे और इतने जल्दी हुए कि क्या कहते हैं इनको क्वालिफाई किया जाए रिवॉल्यूशनरी चेंज के तौर पे? और अलग तरीके के सोशल चेंजेस जो हैं आपने कैसे पढ़े हैं जो बुक्स में हैं, जो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए रिवॉल्यूशनरी चेंज के तौर पे, और अगर नहीं कर पाए तो वो क्यों नहीं कर पाए? ये है आपकी एक्टिविटी 2। जो भी तरीके के चेंजेस हैं उनकी पहचान होती है उनके नेचर से, उनके असर से, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं और जो चेंजेस आइडियाज, वैल्यूज और बिलीव्स में है वो भी आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है, उसका मतलब हुआ कि आप बदलाव कर रहे हैं स्ट्रक्चर में सोसाइटी के, उसके इंस्टीट्यूशंस में, उसके रूल्स में, जिससे ये इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। अगर आप डिस्कशन याद हो सोशल स्ट्रक्चर का जो कि पिछले चैप्टर का था, तो उसमें एग्जाम्पल था कि जो इमर्जेंस हुआ पेपर मनी का एक करेंसी के तौर पर, ये सबसे बड़ा मेजर चेंज माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल मार्केट्स की थी या ट्रांजैक्शंस की थी। इस चेंज से पहले ज़्यादातर जो करेंसी की फॉर्म्स थी उसमें प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, ये सब इन्वॉल्व थे। जो वैल्यू थी कॉइन की वो डायरेक्टली लिंक थी वैल्यू ऑफ गोल्ड से या सिल्वर से, जो वो क्या कहते हैं लेते थे। पर अगर इसके कंट्रास्ट करो तो जो वैल्यू है पेपर करेंसी की, उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है वैल्यू ऑफ पेपर से जिस पर वो प्रिंट होती है, या उसकी कॉस्ट जो प्रिंटिंग की है उससे। आइडिया यहाँ पर इस पेपर मनी का ये है कि ये एक ऐसा माध्यम है, मीन्स है, जो एक्सचेंज गुड्स का या सर्विसेज का बहुत आसान बनाता है उन गुड्स और सर्विसेज को जो शायद उतनी वैल्यूएबल नहीं है। जब तक ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज को बहुत कन्विंसिंगली तरीके से, मतलब जब तक इसके ऊपर भरोसा है कोई भी चीज फंक्शन कर सकती है मनी के तौर पे। ये आइडिया जो है फाउंडेशन मानी जाती है क्रेडिट मार्केट की, और इसने काफी मदद करी जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग और फाइनेंस का उसको चेंज करने में। ये चेंजेस जो हैं बदले में हमें क्या देते हैं? और चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इकोनॉमिक लाइफ की है उसको। चेंजेस जो वैल्यूज और बिलीव्स में है वो भी काफी हद तक सोशल चेंज में बदलाव लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो चेंजेस आए आइडियाज और बिलीव्स में बच्चों को लेकर या बचपन को लेकर, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के बदलाव किए। एक समय था जब बच्चों को जो है छोटे छोटे एडल्ट्स के तौर पे देखा जाता था, कहीं तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बचपन का, और या उससे जुड़े हुए जो भी नोशंस होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है बच्चों के लिए, उस सब से कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे लेट 19th सेंचुरी में ये मानना शुरू हुआ कि एक अच्छा और सही चीज़ जो है कि बच्चे जो हैं वो वर्क करना शुरू करें जब वो काबिल हो जाएं। उसके चिल्ड्रन जो है ज़्यादातर फैमिलीज की हेल्प करते थे 5 या 6 साल की उम्र से काम में। जो पहले का फैक्ट्री सिस्टम था वो डिपेंड करता था बच्चों के लेबर पर। ये तो 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ कि आइडिया आया कि चाइल्डहुड जो है वो एक ऐसी खास स्टेज है लाइफ की जिसको बहुत ज़्यादा एक तरह से इन्फ्लुएंस दी गई, तब उसकी जो है महत्ता बढ़ी, लोगों को समझ में आया कि बचपन क्या होता है। उसके बाद से तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि आप छोटे बच्चे से काम कराएंगे।
बहुत सारी कंट्रीज में तो लॉ पास कर दी गई चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया जाए। उसी समय ऐसे आइडियाज उभरे कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को जो है स्कूल में होना चाहिए बजाय काम में। कई सारे लॉज पास किए गए इसके लिए। तो कहने को कुछ इंडस्ट्रीज थी हमारी कंट्री में जो आज भी डिपेंड करती है चाइल्ड लेबर पर पार्शल तौर पर, जैसे कारपेट वीविंग है, छोटे छोटे टी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैच स्टिक मेकिंग है और भी बहुत सारे। लेकिन चाइल्ड लेबर इलीगल है और एम्प्लॉयर्स जो है उनको क्रिमिनल के तौर पे पनिश किया जा सकता है। तो सबसे जो कॉमन वे है क्लासिफाई करने का सोशल चेंज, वो है उसके कॉजेज या उसके सोर्सेज। कई बार ये जो कॉजेज होते हैं प्री क्लासिफाइड होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज में। अब 5 ब्रॉड टाइप ऑफ सोर्सेज या कॉजेज बताए गए हैं सोशल चेंज के: एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की क्लासरूम में एक फोटो दिखाई गई है। इसी तरह से एक बच्चा जो है वो स्किल्ड वर्क कर रहा है, यानी देखिए वो फर्नीचर या जिससे भी रिलेटेड काम कर रहा है, वो एक स्किल्ड वर्क कर रहा है। तो अब हमारे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एनवायरनमेंट। ये करते हैं अगले वीडियो।